आज मैं निकला हूं पेनी स्टॉक की शॉपिंग करने और देखते हैं कि इतने रुपए में हमें क्या क्या मिलता है। और हम सिर्फ उन स्टॉक्स की शॉपिंग करेंगे जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स एफआईआई पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं पेनी स्टॉक किसे कहते हैं। पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनका स्टॉक प्राइस सस्ता होता है, मतलब 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के आसपास जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। अब पेनी स्टॉक को लेकर के काफी सारे मिसकंसेप्शन है, जैसे कि अगर पेनी स्टॉक है तो वो एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कंपनी होगी, बल्कि ऐसा नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक कंपनी है एक्स, अब उस कंपनी के 100 करोड़ शेयर पब्लिकली इशूड है, मतलब है कि हर एक शेयर इस समय पे 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आप इसको पेनी स्टॉक कह सकते हो, लेकिन अगर आप एक सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो 5 रुपए की कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़, मतलब वो जो कंपनी है उसकी मार्केट कैप 500 करोड़ हो जाएगी। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। लेकिन उसका शेयर प्राइस कितना है? आज के डेट में 1291 रुपीस पर शेयर की कीमत पे ये बिक रहा है। लेकिन सबसे महंगा शेयर कौन सा है? वो है एमआरएफ का। आज के डेट में एक शेयर की कीमत 1,23,400 रुपए के आसपास है। मतलब क्या है कि कंपनी कितनी बड़ी है या कंपनी कितनी छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू करे हुए हैं उससे फर्क पड़ता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, लोग ये सोचते हैं कि जब हम पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो काफी तेजी से ग्रो कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। अगर कोई शेयर 10 रुपए में बिक रहा है तो मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक सस्ता है। 10 रुपए का स्टॉक 9 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए भी हो सकता है अगर वो जो कंपनी है उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई स्टॉक 10 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 10,000 रुपए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के फंडामेंटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी का बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी क्या ग्रो कर सकती है ये इंपॉर्टेंट है, क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ही, अपनी एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली चीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और एफआईआई लगातार खरीद रहे हैं, ये दोनों हम पता कैसे करें। इसके लिए मैं शार्पली के ऊपर आया हूं और मैंने ये स्क्रीनर बनाया है एफआईआई बाइंग पेनी स्टॉक्स। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। यहां पर मैंने क्लोजिंग प्राइस 100 रखा है, मतलब जो 100 रुपए के अंदर की कंपनी है। आप चाहो इसे 500, 1000 कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद एफआईआई होल्डिंग 3% से ज्यादा होनी चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एटलीस्ट 0.1% एफआईआई की होल्डिंग बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद जो मार्केट कैप है ये 10,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। और जब हम इस स्क्रीनर को रन करेंगे तो हमें मिलने वाले हैं ये 10 स्टॉक। इन 10 स्टॉक्स के अंदर काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि यूजलेस हैं, रिस्की हैं, तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। इसके बाद आएगा आपका सेकंड स्टेप, जो कि आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको लगता है कि यार लॉस कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या कोई रिस्क तो नहीं है, तो ये स्टेप फॉलो करना, आपको काफी सारी अंदर की इंसाइट मिलेगी, क्योंकि मैंने बनाया है एक प्रॉम्प्ट आपके लिए। तो इसके लिए आपको गूगल जेमिनी यूज करना है, फ्लैश वर्जन यूज करना है, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर टेस्ट करा है और अच्छे से काम करता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहां पे ये पूरा प्रॉम्प्ट है। इस पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को आपको एंड टू एंड कॉपी कर लेना है। यहां तक आप कॉपी करोगे, फिर जेमिनी पे जाओ, इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो, यहां पे अपनी कंपनी का नाम डाल दो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर डाल देता हूं इस समय पे एचडीएफसी बैंक। इसके बाद क्या करेगा, ये पूरे के पूरे एसेट को एनालाइज करेगा, अभी की डेट में इसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं वो बताएगा। इसके बाद ये आपको रेटिंग देगा। जैसे पैरामीटर ये आया है 7.5, कौन से पैरामीटर? फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे 7.5 का स्कोर मिला। यहाँ पर रिस्क क्या है ये आपको ये भी बताएगा। जैसे कि ये देखो एक रेड फ्लैग है एचडीएफसी बैंक के अंदर, स्ट्रक्चरल कंप्रेशन ऑफ निम रेशियो बाय 60 to 70 बीपीएस पोस्ट मर्जर। ये एक ऐसा रेड फ्लैग है, जब तक आप डीप एनालिसिस नहीं करोगे इसको ढूंढना काफी मुश्किल है। इवन अगर आप नीचे जाओगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे मिलेगी कि इस कंपनी के ऊपर मैक्रो जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल ट्रेड का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है, राइट? तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, टैम कितना बड़ा है, टेलविंड कितनी है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, ये सब आपको बताएगा, सारे के सारे रिस्क। तो एटलीस्ट आपके बेसिक लेवल से ऊपर के एनालिसिस आप कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखोगे, राइट? तो ये सेकंड स्टेप है जो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो क्लिक करके देख लेना। अब बात करते हैं ऐसे पेनी स्टॉक्स की जहां पर एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपकी वॉच लिस्ट में क्यों होने चाहिए और क्या रिस्क है, ये सब जानेंगे। सबसे पहली कंपनी है साउथ इंडियन बैंक। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1929 के अंदर। साउथ इंडियन बैंक फर्स्ट शेड्यूल्ड बैंक है अमॉन्ग प्राइवेट बैंकिंग इन केरला। ये जो कंपनी है इस
इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है साउथ इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इन केरला में। साउथ इंडियन जो बैंक है ये प्रोवाइड करता है रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग और ये काफी सारी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और भी काफी सारी जैसे कि ट्रेजरी, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस के अंदर भी ये है। अगर हम बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात करें तो CRAR जो है वो 19.66% के आसपास है और जो टीयर 1 कैपिटल है वो कंपाउंड हो रहा है 18.76% से। एसेट क्वालिटी के अंदर जो NPA है वो 177 BPS है ईयर ऑन ईयर लेवल पे और जो इनका नेट NPA है वो 63 बेसिस पॉइंट डाउन हो चुका है ईयर ऑन ईयर लेवल पे, मतलब 0.290 का इनका नेट NPA है। अगर इसके बिजनेस क्वालिटी की बात करें तो जो फ्रेंचाइजी मोड है वो इनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 11.92% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे बढ़ा है। जो कासा रेशियो की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है 75 बेसिस पॉइंट से, करेंटली वो 32.12% के आसपास है। अगर इस बैंक के PEG रेशियो देखा जाए तो वो 0.59% है और PEG रेशियो जो TTM है वो 0.68 के आसपास है। मतलब ये जो कंपनी है इस समय पे अंडर वैल्यूड आपको दिख रही है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप लाइन कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, वहीं पे जो इसका बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है और EPS के अंदर भी आपको ग्रोथ दिख रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2024 से अभी तक जो FII है उसकी जो होल्डिंग है वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेगी। लेकिन इस बैंक का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.91% से एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेट हो चुका है और ये गोल्ड लोन सेगमेंट में नियर टर्म में जो ग्रोथ है वो सैचुरेट होती जा रही है और इसी वजह से नियर टर्म में इस स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है। अगली कंपनी हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंगेज है प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। ये जो बैंक है इसके काफी सारे सेगमेंट है जैसे कि ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। अगर हम इनके बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की बात करें तो CRAR जो है वो 18.38% के आसपास आ चुका है। जो टीयर 1 कैपिटल रेशियो है वो 14.59% से बढ़ चुका है, जो कि सेटिस्फाई करता है PCA एग्जिट क्राइटेरिया और रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड को। इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है, मतलब जो ग्रॉस NPA है वो 29 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हुआ है और जो नेट NPA है वो भी कंप्रेस हुआ है, मतलब 0.13% के आसपास आ चुका है। जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है जिसे हम PCR कहते हैं वो 98.59 के आसपास है और इस बिजनेस की क्वालिटी की बात करें तो जो काशा रेशियो है वो 52.51% के आसपास है, जो कि हाईएस्ट है एंटायर इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब बैंकिंग सेक्टर में कासा रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कम से कम इंटरेस्ट अपने कस्टमर को देना पड़ता है और जब ये लेंड करते हैं किसी और को, क्योंकि लोन का ही बिजनेस है, तो वहां से ज्यादा मार्जिन मिलता है इन्हें और इसी वजह से जिस भी बैंक का कासा रेशियो और नेट NPA ये दोनों को रिलेट करते हैं वो बैंक स्ट्रॉन्ग माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। इस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ के आसपास है। PEG रेशियो जो है 0.33 मतलब एक से कम है, इसका मतलब अंडर वैल्यूड हम इस पे से कंसीडर कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो टॉप लाइन है वो आपको लगातार ग्रो होते हुए दिख रही है, वहीं पे जो बॉटम लाइन है उसके अंदर भी आपको लगातार ग्रोथ दिख रही है। और वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो FII ने अपनी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे करके काफी बढ़ा ली है, वहीं पे जो DIIs हैं उन्होंने भी अपनी पोजीशन बढ़ा ली है। लेकिन क्या हर एक चीज यहाँ पर पॉजिटिव है? नहीं, एक नेगेटिव चीज भी है जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ये बैंक के लिए बहुत अच्छा फेवर में नहीं जाता, मतलब न्यूज के लेवल पर थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। इस समय जो बैंक है उसकी मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 13% का इक्विटी डाइल्यूशन होने की उम्मीद है। इससे क्या होगा, इमीडिएट काफी ज्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर, जिस वजह से इमीडिएटली EPS और बुक वैल्यू के अंदर एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है, नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ जो है वो आपको स्लो होते हुए दिख रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है इस बैंक के लिए वो MSME ऑपरेशंस हैं। इसके अंदर जो बैंक है इसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी क्रंच हो रही है, ये बैंक इस चीज से डील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज की डेट के अंदर भी ये जो रिस्क है ये लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो मेरी काफी फेवरेट है, क्योंकि ये बोरिंग बिजनेस है और बोरिंग बिजनेस का फायदा ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं ना वो आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर होते हैं और रिकरिंग इनकम पे आपका बिजनेस ग्रो करता है। और इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस कैटेगरी है, जो सेक्टर है वो है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, और इसी वजह से इस सेगमेंट में से एक ऐसी कंपनी है जहां पे FII इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। स्टॉक का PE
116 के आसपास है, लेकिन ये पी इतना ज्यादा क्यों ऊपर चला गया, इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखना होगा। यहाँ पर देखो जो टॉप लाइन है इसकी लगातार ग्रो कर रही है और ऑल ऑफ द सडन 2025 के अंदर जो इनका पैट है वो 80% के आसपास बढ़ गया था, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। लेकिन जो 2026 के अंदर इनका पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 131 करोड़ के आसपास आ गया और जो इनका एबिडा है वो भी रिसेंटली काफी ज्यादा गिरता हुआ दिखा, जिस वजह से इस स्टॉक के अंदर लास्ट एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास का फॉल देखने को मिला। अब बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आईपीओ वाला टाइम है, जब भी कंपनी का आईपीओ आ रहा होता है तो ऑल ऑफ द सडन जो टॉप लाइन है वो पता नहीं कैसे बन जाती है और जो प्रॉफिट है वो एकदम से जंप करते हैं। लेकिन जैसे आईपीओ खत्म होता है, जो अगला साल होता है, वहां पे रेवेन्यूज गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आईपीओ आया उसके बाद अभी तक ये जो स्टॉक है ये प्राइस डिस्कवरी फेज के अंदर है। मतलब क्या है कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करेगी इसको जानने में अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ाई है। वहीं पे जो एफआईआई है उसकी भी जो होल्डिंग है वो यहां पर धीरे धीरे कर बढ़ी है। अगली जो हमारी कंपनी है इसका नाम है एनएमडीसी। अभी जो कंपनी है ये एंगेज है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर along with diamond production और and sales of spong iron and generation of sales of wind power। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इस पे पावर वाली एकदम ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और इसी वजह से आपको काफी बड़े बड़े एनालिस्ट इसको री रेटिंग देते हुए दिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर जनरेशन का गेम है, वो वाला जो सेगमेंट है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 81,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पीईजी रेशियो है वो 1 से आपको कम देखने को मिलेगा। आरओई 23 के आसपास है और आरओसी 23.59% के आसपास है। अगर आप इनकी टॉप लाइन की बात करोगे तो टॉप लाइन लगातार यहाँ पर ग्रो होते हुए दिख रही है, वहीं पर जो बॉटम लाइन है इसके अंदर भी आपको लगातार ग्रोथ दिख रही है। जो ईपीएस के नंबर है वो भी हमें अच्छे दिख रहे हैं और इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं इन्होंने पोजीशन थोड़ी सी कट करी है रिसेंटली। वहीं पे जो एफआईआई है उसने हमारी जो पोजीशंस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बिल्ड करी है। अब यहाँ पर बेसिकली ऐसा क्या हुआ, जिस हिसाब से इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो कर रही है उस हिसाब से अभी वैल्यूएशन ये कम दिख रही है। मतलब इंडियन मार्केट जो कि ज्यादातर केसेस के अंदर एक्सपेंसिव होती थी, उस मार्केट के अंदर ये जो कंपनी है ये थोड़ी कम एक्सपेंसिव या फेयर वैल्यू आप मान सकते हो। अगली कंपनी है आरआईबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। ये जो कंपनी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इनके बिजनेस का एक और सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहां पर ये मेंटेन करते हैं रोड की, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एयरपोर्ट डेवलपमेंट में है और रियल एस्टेट के अंदर भी है। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो मेनली 3 इनके बिजनेस मॉडल है। सबसे पहला है ईपीसी कंस्ट्रक्शन, जहां पर ये बिड करते हैं बड़ी बड़ी मैसिव हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा बिजनेस मॉडल है बॉट। बॉट का मतलब ये नहीं है जो गेम में साइड कैरेक्टर होते हैं, बॉट का मतलब है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड एचएएम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जहां पर ये मैनेज करते हैं कैश जनरेशन फ्रॉम टोल रोड। जो आप टोल में पैसा देते हो ना, काफी सारी जगह पे आप इन्हीं कंपनी को पैसा दे रहे होते हो। तीसरा सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको आप इनवाइट के नाम से भी जानते होगे। तो इनवाइट भी एक ऑप्शन होता है, अगर आपको इसके बारे में डीप एनालिसिस चाहिए कि इनवाइट क्या होता है, कैसे काम करता है, टोल में कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन सारी कंपनीज के थ्रू आप मुझे बताना, इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 25,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। ठीक है, स्टॉक का जो पी है वो 30 के आसपास है और पीईजी यहाँ पे 0.5 है। अब ऐसा क्यों है, ये अंडर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि ये जो कंपनी है लास्ट 1-1.5 साल में 2024 से अभी तक करीब 44% के आसपास क्रैश कर चुकी है। आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रहे होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं इनकी जो पोजीशन है ये थोड़ी सी कट हुई है, करीब 4% के आसपास है। वहीं पे जो एफआईआई है इन्होंने दोबारा से पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी है। आप देखो बीच में काफी ज्यादा कट कर दी थी। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है ये काफी सिक्लिकल होता है, मतलब गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के बाद एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा है तो ये बिजनेस अच्छा करेगा। ये वाला जो बिजनेस है ये हाई रिस्की बिजनेस में से आता है। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देने वाला हूँ, 2 स्टॉक्स बताने वाला हूँ, उनका पूरा बिजनेस मॉडल करके आप मुझे बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं। अगर आपको एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर बनना है जो कि लंबे समय तक टिका रहे स्टॉक मार्केट में, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक अगर अभी तक वीडियो पसंद आई है। पहला स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी।
दूसरा स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों के दोनों स्टॉक्स के अंदर जो एफआईआई हैं इन्होंने पोजीशन बिल्ड करी है। अब जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है इसके बेसिस के ऊपर आप एनालाइज करना, ये आपका होमवर्क है और ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीरियस ग्रो करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में। अदरवाइज वीडियो देख करके तो एंड ऑफ द डे लॉस होगा, क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो आपको वो कन्विक्शन नहीं होगा कि भाई इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाऊँ, बिजनेस ही समझ नहीं आएगा, क्या रिस्क है ये समझ नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्रॉम्प्ट का भी, पूरी स्ट्रैटेजी का भी, खोल करके देख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में कभी तो आया होगा कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपना पोर्टफोलियो अच्छे से डिजाइन करते हैं रिसर्च करके, क्योंकि खुद के काफी सारे पैसे लगाए होते हैं। अगर इन्हीं का कॉपी कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? और मैंने इन्हीं का पोर्टफोलियो कॉपी करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, बेंचमार्क को बीट करा है। ये वीडियो खोल करके देख लेना, आपको डिटेल में सब समझ आ जाएगा और आप एक्शन ले पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसा प्लान वहां पर बना करके दिया है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।